हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारी आज की हिंदी की क्लास में। तो आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक 5 का अध्याय 4 वाक्य सेंटेंस। पढ़िए और समझिए। तो आज हम किस बारे में पढ़ेंगे? सेंटेंसेस के बारे में। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य का निर्माण शब्दों से होता है जो हमारे भावों को स्पष्ट करते हैं। अतः शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जो स्पष्ट अर्थ प्रदान करता है वाक्य कहलाता है। तो वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के ऐसे समूह को कहते हैं जो कोई स्पष्ट अर्थ प्रदान करता हो, उसी को हम वाक्य कहते हैं। वाक्य के अंग, पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के मुख्य 2 अंग होते हैं। पहला उद्देश्य, सब्जेक्ट। जिसके बारे में कोई बात कही जाती है वह उद्देश्य कहलाता है। जैसे राकेश फुटबॉल खेल रहा है, राकेश उद्देश्य है। तो बच्चों, वाक्य के जो हैं 2 भेद होते हैं, जिसमें से पहला है उद्देश्य, सब्जेक्ट। और उद्देश्य किसे कहते हैं? जिसके बारे में बात की जा रही हो। जैसे कि राकेश फुटबॉल खेल रहा है, इस वाक्य में राकेश है उद्देश्य। दूसरा विधेय यानी प्रेडिकेट। उद्देश्य के बारे में कुछ बोला जाता है वह विधेय कहलाता है। जैसे राकेश फुटबॉल खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है विधेय, क्योंकि यह उद्देश्य राकेश के विषय में बता रहा है। तो बच्चों, विधेय क्या होता है? उद्देश्य के बारे में जो भी बात बोली जाती है वही हमारा विधेय कहलाता है। जैसे कि राकेश फुटबॉल खेल रहा है में फुटबॉल खेल रहा है हमारा विधेय है। वाक्य के प्रकार, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सामान्यतः वाक्यों को 2 आधारों पर बांटा जा सकता है, वाक्य और अर्थ के आधार पर। वाक्य रचना के आधार पर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। और अर्थ के आधार पर विधानवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, संदेहवाचक और विस्मयवाचक। पहला, रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। क, सरल वाक्य। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक ही विधेय का प्रयोग होता है वे सरल वाक्य कहलाते हैं। जैसे अमन केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता है, उद्देश्य है अमन और विधेय है केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता है। तो हम सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिसमें सिर्फ एक उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है, वो हमारा सरल वाक्य कहलाता है। उदाहरण, जैसे कि अमन केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता है, तो अमर हमारा उद्देश्य है और बाकी का वाक्य हमारा विधेय है। ख, संयुक्त वाक्य। ऐसे वाक्य जो योजक चिन्ह की सहायता से 2 वाक्यों को जोड़कर बनाए जाते हैं वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे दीपिका खाना बना रही है और भैया घूमने चले गए। एक वाक्य दीपिका खाना बना रही है, दूसरा वाक्य भैया घूमने चले गए और योजक है हमारा और। तो बच्चों, संयुक्त वाक्य वो वाक्य होते हैं जहां पे 2 अलग वाक्यों को जो है योजक की मदद से जोड़ा जाता है। जैसे कि हमने देखा दीपिका खाना बना रही है और भैया घूमने चले गए। तो ये दोनों ही जो है सेंटेंसेस अलग हैं, लेकिन यहाँ पे और की मदद से दोनों सेंटेंसेस को जोड़ दिया गया। ग, मिश्र वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें एक वाक्य प्रधान हो और अन्य वाक्य उस पर आश्रित हो वे मिश्र वाक्य कहलाते हैं। जैसे वह कपड़े सुंदर हैं जो मैंने कल खरीदे थे। प्रधान वाक्य है वह कपड़े सुंदर हैं, दूसरा वाक्य है मैंने कल खरीदे थे, योजक है जो। तो मिश्र वाक्य वह वाक्य होते हैं जिसमें एक प्रधान होता है और दूसरा वाक्य उस पे आश्रित होता है, उसी पर निर्भर करता है। जैसे कि वह कपड़े बहुत सुंदर हैं जो मैंने कल खरीदे थे। तो इसमें हमारा क्या बना? हमारा वह कपड़े बहुत सुंदर है हमारा प्रधान वाक्य है, जो हमारा योजक बना, और मैंने कल खरीदे थे हमारा दूसरा वाक्य है। आश्रित वाक्य प्रधान वाक्य पर निर्भर होते हैं, अतः इन्हें अलग से बोलने पर वाक्य की स्पष्टता समाप्त हो जाती है। प्रधान वाक्य अपने आप में पूरे होते हैं, अतः इन्हें अलग से बोला जा सकता है। तो बच्चों, मिश्र वाक्य में ऐसा होता है कि जो आश्रित वाक्य होता है अगर उसे हम अलग से बोलेंगे तो उसका अर्थ ही समाप्त हो जाता है, लेकिन वहीं अगर प्रधान वाक्य होता है तो उसका अर्थ वैसा क्या वैसा रहता है। दूसरा, अर्थ के आधार पर।
अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। क विधानवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में सामान्य जानकारी देने वाले वाक्यों का पता चलता हो, विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे संदीप मुंबई जा रहे हैं, ठंडी हवा। जैसे संदीप मुंबई जा रहा है, ठंडी हवा चल रही है। तो विधानवाचक वाक्य वे होते हैं जिससे हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में सामान्य जानकारी देते हैं। जो वाक्य हमें, वही हमारे विधान वाक्य कहलाते हैं। जैसे संदीप मुंबई जा रहा है और ठंडी हवा चल रही है। ख निषेधवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से किसी काम के न होने के बारे में जानकारी मिले, निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे मुझे खाना नहीं खाना है, मैं आज आगरा नहीं जाऊंगा। तो वे वाक्य जिनसे हमें किसी काम के न होने का पता चलता है कि ये काम नहीं होने वाला है, उन्हीं को हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि मुझे खाना नहीं खाना, मैं आज आगरा नहीं जाऊंगा। ग प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्न संबंधी जानकारी देने वाले वाक्य प्रश्नवाचक कहलाते हैं। जैसे आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं। तो प्रश्नवाचक वे वाक्य होते हैं जिनसे जैसे हम किसी को प्रश्न पूछते हुए जो वाक्य प्रयोग करते हैं, वही हमारे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। जैसे कि आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं। घ आज्ञावाचक वाक्य, जिन वाक्यों से किसी दूसरे व्यक्ति को आदेश देने का बोध हो, आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे चुपचाप खाना खाओ, शोर मत करो। तो ऐसे वाक्य जिन्हें हम किसी दूसरे व्यक्ति को आदेश देने के लिए प्रयोग करते हैं या किसी को आदेश देने का बोध कराते हैं, उन्हीं को हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे चुपचाप खाना खाओ, शोर मत करो। ड़ इच्छावाचक वाक्य, जिन वाक्यों से इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना आदि के बारे में पता चलता है, इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे ईश्वर करे तुम सदा खुश रहो, आपको नया साल मुबारक हो। तो जिन वाक्यों से हमें इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना जैसे शब्दों का पता चलता है या इन भावों का पता चलता है, उन्हीं को हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर करे तुम सदा खुश रहो, आपको नया साल मुबारक हो। च संकेतवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जो किसी विशेष तथ्य की ओर संकेत करते हैं, संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे अगर वह आया तो मैं जाऊंगा, यदि तुम मेहनत करते तो अवश्य पास हो जाते। तो ऐसे वाक्य जो किसी विशेष तथ्य की ओर संकेत करते हैं, संकेतवाचक कहलाते हैं। और जैसे कि अगर वह आया तो मैं जाऊंगा, यदि तुम मेहनत करते तो अवश्य पास हो जाते। 6 संदेहवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से किसी कार्य के संबंध में संदेह का बोध हो, संदेहवाचक कहलाते हैं। जैसे लगता है कोई वहां खड़ा है, शायद मैं कल कश्मीर जाऊं। तो ऐसे वाक्यों जिनसे हमें कार्य के संबंध में जो है संदेह का पता चलता है, संदेह का बोध होता है, डाउट का बोध होता है, उन्हीं को हम संदेहवाचक कहते हैं। जैसे लगता है कोई वहां खड़ा है, शायद मैं कल कश्मीर जाऊंगा, शायद मैं कल कश्मीर जाऊं। ज विस्मयादि बोधक वाक्य, ये वाक्य हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय आदि का भाव प्रकट करते हैं। जैसे छी कितना गंदा व्यक्ति है, वाह कितना सुंदर बच्चा है। तो ऐसे वाक्य जो हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय को बोध कराते हैं या ऐसे भावों को प्रकट करते हैं, उन्हीं को हम विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे कि छी कितना गंदा व्यक्ति है, वाह कितना सुंदर बच्चा है। आइए पुनरावृत्ति करें। सार्थक शब्दों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध संयोजन को वाक्य कहते हैं। वाक्य के 2 भाग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य के विभाजन के 2 आधार हैं, रचना के आधार पर तथा अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्यों के 3 भेद हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं, विधानवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, निषेधवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक और विस्मयादि बोधक। अभ्यास कार्य, मौखिक कार्य, स्पीकिंग स्किल्स, यानी हमें बोलकर उत्तर देने हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क शब्दों के क्रमबद्ध संयोजन को क्या कहा जाता है? शब्दों के क्रमबद्ध संयोजन को वाक्य कहा जाता है। ख मैं आज आगरा नहीं जाऊंगा,
यह वाक्य के किस भेद का उदाहरण है? यह वाक्य के निषेधवाचक वाक्य का भेद का उदाहरण है। ग, संदेहवाचक वाक्य का एक उदाहरण बताइए। तो संदेहवाचक वाक्य का एक उदाहरण है शायद आज वर्षा होगी। लेखन कार्य, राइटिंग स्किल्स, यानी हमें लिखकर उत्तर देने हैं। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, वाक्य से आप क्या समझते हैं? सोदाहरण परिभाषित कीजिए। ऐसे शब्दों का समूह जो स्पष्ट अर्थ को प्रकट करता हो उसे वाक्य कहते हैं, जैसे कि सीता आज विद्यालय जाएगी। ख, रचना के आधार पर वाक्यों के भेद बताइए। प्रत्येक का एक एक उदाहरण भी दीजिए। रचना के आधार पर वाक्यों के 3 भेद हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य का उदाहरण है अमन आज स्कूल जाएगा। संयुक्त वाक्य का उदाहरण है दीपिका खाना बना रही है और भाई बाहर घूमने गया है। और मिश्र वाक्य का उदाहरण है यह कपड़े बहुत सुंदर हैं जो मैंने कल खरीदे थे। प्रश्न 2, दिए गए वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय अलग कीजिए। तो बच्चों हमें ये वाक्य दे रखे हैं, हमें उद्देश्य और विधेय को अलग करना है। जैसे कि क, अनुष्का सब्जी बेच रही है, तो इसमें अनुष्का है हमारा उद्देश्य और सब्जी बेच रही है हमारा विधेय। तो बच्चों इसी तरह बाकी के वाक्यों को भी पढ़ेंगे और छांट कर लिखेंगे। प्रश्न 3, दिए गए वाक्यों का रचना के आधार पर भेद नाम लिखिए। तो बच्चों हमें रचना के आधार पर इनके भेदों के नाम लिखने हैं। जैसे कि क, राहुल सड़क की ओर चल दिया, तो ये है हमारा सरल वाक्य। ख, अध्यापक ने बोला और हमने लिखा, तो ये है हमारा मिश्र वाक्य। तो बच्चों इसी तरह आप बाकी के भी वाक्य पढ़ेंगे और उनके भेद यहाँ लिखेंगे। प्रश्न 4, अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद लिखिए। तो बच्चों अब हमें अर्थ के आधार पर इनके भेद लिखने हैं। जैसे कि क, अरे तुम कब आए, तो ये है हमारा विस्मयादि बोधक वाक्य। ख, आप मुझसे क्यों नाराज हैं, तो ये है हमारा प्रश्नवाचक। ग, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, ये है हमारा निषेधवाचक। घ, शायद जुवेदा कल चली जाए, तो ये है हमारा संदेहवाचक। आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे ब्लैंक्स पे लिख देंगे। प्रश्न 5, सही मिलान कीजिए। तो हमें क्या करना है, सही मिलान करना है। क, द्रौपदी मुर्मू हमारे देश की राष्ट्रपति है, ये है हमारा विधानवाचक। ख, सुनीता तुम अंदर आकर बैठो, ये है हमारा आज्ञार्थक। ग, विनीत ने भोजन नहीं किया, ये है हमारा निषेधात्मक। अरे ये कार्य ऐसे नहीं होना था, विस्मयाद बोधक, विस्मय बोधक। ड़, आपकी यात्रा मंगलमय हो, इच्छा वाचक। प्रश्न 6, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क, दरवाजे बंद कर दो, इच्छावाचक आज्ञावाचक, तो आज्ञावाचक। ख, शायद आज बरसात हो, आज्ञावाचक संदेहवाचक, तो संदेहवाचक। ग, अरे तुम आ गए, विस्मयासूचक या संकेतवाचक, तो विस्मयासूचक। घ, आज आप क्या खाएंगे, प्रश्नवाचक विधानवाचक, तो प्रश्नवाचक। ड़, सुमेश को ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहिए, निषेधवाचक या प्रश्नवाचक, तो निषेधवाचक।
सोचें, विचारें, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 7, बच्चों, हम लोगों ने पाठ में वाक्यों के संबंध में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया, तो जरा सोच समझकर बताइए कि संयुक्त वाक्य मिश्र वाक्यों से किस प्रकार भिन्न है। तो बच्चों, आपको थोड़ा सा सोचना और समझना है कि जो हमारे संयुक्त वाक्य होते हैं वो किस तरह अलग हैं मिश्र वाक्य से, और आप यहाँ पे अपने शब्दों में लिखेंगे। खेल खेल में ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 8, दिए गए अवतरण को पढ़िए और बताइए कि यहाँ कौन कौन से वाक्यों के भेद प्रयोग हुए हैं। तो बच्चों, आप क्या करेंगे, आप इस अवतरण को पढ़ेंगे, इसमें वाक्यों को देखेंगे और बताएंगे कि इसमें कौन कौन से वाक्य और कौन से भेदों का प्रयोग हुआ है, और वाक्य यहाँ लिखेंगे और उसका भेद यहाँ लिख देंगे। प्रेरणादायक मूल्य। जिस प्रकार सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, ठीक उसी प्रकार अच्छे वाक्यों को बोलने से सुंदर व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इसका मतलब है कि हमें हमेशा ही अच्छे वाक्य, अच्छे सेंटेंसेस बोलने चाहिए, बुरे सेंटेंसेस नहीं बोलनी चाहिए। हम अच्छा बोलेंगे तो हमारा सुंदर व्यक्तित्व बनेगा। इसी के साथ बच्चों, आपका ये पाठ हुआ पूरा। मिलते हैं अगली क्लास में।